सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संकट के समय सस्ती राजनीति। यह बड़े दुख की बात है कि अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो भारत के हित की बात पर भी विरोध में खड़े नजर आते हैं। यूक्रेन में छिड़े युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की भूमिका पर हमेशा की तरह दो राय है। विश्व समुदाय मोदी की ओर उम्मीद से देख रहा है। भीषण संकट में फंसा यूक्रेन कह रहा है कि विश्व में मोदी की हैसियत बहुत बड़ी है, वह चाहे तो हल निकल सकता है। परंतु घरेलू मोर्चे पर वही चिर परिचित लोग हैं जो यूक्रेन संकट में मोदी को खलनायक के रूप में देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत अपने सदाबहार मित्र रूस के खिलाफ खड़ा हो और यूक्रेन का साथ दे। मोदी विरोधियों के तर्क है कि रूस आक्रमणकारी है और यूक्रेन पीड़ित। रूस अधिनायकवादी है और यूक्रेन जनतांत्रिक। रूस की कार्रवाई एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर हमला है। ये तीनों बातें ठीक है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर अमेरिका के वियतनाम, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे देशों पर हमले को आप क्या कहेंगे? अमेरिका ने तो अपने पड़ोसी ग्वाटेमाला और होंडुरास पर भी इस आरोप पर में हमला कर दिया था कि साम्यवाद उसके दरवाजे तक पहुंच गया है। सोवियत संघ ने 1956 में जब हंगरी पर हमला किया तो ये संयुक्त राष्ट्र में उसके विरुद्ध प्रस्ताव पर नेहरू तटस्थ रहे। रूस को छोड़कर हम उस अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो जाएं जिसने 1971 में युद्ध के समय अपना 7वां बेड़ा और ब्रिटेन ने अपनी नौसेना भेजी थी। उस समय रूस ने बचाव में अपनी पनडुब्बियां भेजी, जिसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन को लौटना पड़ा था। कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। जनतंत्र की चिंता करने वाले तब कहां थे जब चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया और अभी हाल में लद्दाख में अतिक्रमण का प्रयास भी किया। सच्चाई यह है कि सब अपने हित की चिंता करते हैं। जनतंत्र, मानवता, संप्रभुता की बातें ढकोसला है जो अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए सुविधा अनुसार इस्तेमाल की जाती हैं। पर दुख की बात यह है कि अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जो भारत के हित की बात पर भी विरोध में खड़े नजर आते हैं। भारत सरकार मध्य फरवरी से ही यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर रही थी कि वहां रह रहे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों से कहा गया कि अपने स्वजनों को भारत भेज दे। वह समय था जब भारतीय छात्रों को वहां से निकल आना चाहिए था, लेकिन वे नहीं निकले। इसका एक कारण समझ में आया कि एक छात्रा के ट्वीट से उसने कहा कि फाइनल परीक्षा में सिर्फ 3 माह बचे हैं। बिना डिग्री जाऊंगी तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। शायद इसी छात्रा की तरह तमाम छात्र इस बात उम्मीद में रुके रहे कि शायद युद्ध की नौबत न आए। अब सरकार ऑपरेशन गंगा के जरिए उन्हें निकालने के हर संभव प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के अलावा यूक्रेन की सीमा में लगे देशों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और उन देशों में 4 मंत्री भी भेजे गए हैं। वायुसेना को भी लगाया जा रहा है, फिर भी मोदी को कोसा जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के घर सामने प्रदर्शन भी किया। संकट के समय इस तरह की सस्ती राजनीति नई नहीं है। यूक्रेन संकट के बीच में एक संवैधानिक संकट खड़ा करने का भी अभियान चल रहा है। इसमें 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की खास भूमिका है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी अपमान करने में वे कोई मौका नहीं छोड़ रही। राज्यपाल विधानसभा का 17वां स्थान मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं, पर उनके खिलाफ यह अभियान चलाया गया था कि उन्होंने मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना ऐसा
किया क्या? इस मुद्दे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी उठाया। वह भी देखें कि केंद्र से टकराव के लिए कैसे कैसे मुद्दों को चुना जा सकता है। तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल के अभिभाषण से जय हिंद निकलवा दिया गया। स्टालिन को जय हिंद से ही नहीं, भारत माता की जय बोलने से भी तकलीफ है। यूक्रेन से लौटे राज्य के विद्यार्थियों ने एयरपोर्ट पर भारत माता की जय बोला तो उस वीडियो के प्रसारण को ही रोक दिया गया। एक चैनल ने प्रसारित कर दिया तो तब लोगों को पता चला कि आखिर मुद्दा क्या है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार का लक्ष्य केंद्र से निरंतर टकराव का है। लगता है उनकी सरकार का मकसद ही यही है कि सबसे खतरनाक काम करने जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनकी सरकार ने तय किया है कि बजट सत्र के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा सत्र में दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा, इसलिए संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही नहीं। केसीआर सरकार का यह कदम सीधे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। नए संविधान की जरूरत जता चुके केसीआर दरअसल संविधान को चुनौती देना चाहते हैं और उनके जरिए एक ऐसा संकट खड़ा करना चाहते हैं जिसमें बाकी तीनों मुख्यमंत्रियों की सहमति है। चाहती तो कांग्रेस भी यही है, पर ठाकरे के अलावा बाकी तीनों मुख्यमंत्री कांग्रेस को साथ नहीं लेना चाहते। इन घटनाओं को मार्च में होने वाले इन मुख्यमंत्रियों के प्रस्तावित सम्मेलन के संदर्भ में देखिए तो नीति और नियत दोनों साफ दिखेगी। मोदी को चुनाव मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर हराने में नाकाम ये दल अब एक नया विमर्श खड़ा करना चाहते हैं। इस विमर्श के लिए आड़ तो राज्यों के अधिकारियों की ली जा रही है, लेकिन काम संघीय ढांचे के खिलाफ किए जा रहे हैं। ये एक तरह से मोदी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चुनौती है। इन पार्टियों ने तय किया है कि मोदी को कमजोर करना है तो टकराव का रास्ता अपनाना होगा। इसी नीति के तहत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार के प्रस्तावित नियमों का पुरजोर विरोध हो रहा है। केंद्र में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भारी कमी है, पर कई गैर भाजपा शासित राज्य इस मामले में अपना वीटो पावर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी रणनीति के तहत एक एक करके इन राज्यों में सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति रद्द की कर दी गई है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच रुकी हुई है। ये मुख्यमंत्री ये समझने को तैयार नहीं है कि वे मोदी को कमजोर करने की कोशिश में संविधान और देश को कमजोर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि समय की मांग है अब युद्ध विराम। यूक्रेन पर हमले के एक सप्ताह बाद भी रूस वांछित नतीजा हासिल नहीं कर पाया है। वह यूक्रेन से बात करने को तो तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसके ऐसे रवैये के चलते यदि दोबारा बात होती भी है तो उससे कोई ठोस परिणाम निकलने की आशा कम ही है। रूस के इरादे जो भी हों, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि यूक्रेन पर उसके भीषण हमलों में वहां लोगों की जानें जा रही हैं। न केवल निर्दोष निहत्थे यूक्रेनियों की, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी। गत दिवस एक भारतीय छात्र की भी जान गई। अभी भी वहां भारत के साथ अन्य देशों के तमाम छात्र फंसे हुए हैं। यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए केवल रूस ही जिम्मेवार होगा। विश्व के एक बड़े हिस्से में रूस पहले ही खलनायक जैसा उभर आया है। बेलारूस, वेनेजुएला, सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे चंद देशों को छोड़कर अन्य कोई देश सीधे तौर पर उनके साथ नहीं खड़ा। रूस को न केवल अपनी वैश्विक छवि की चिंता करनी चाहिए, बल्कि यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिकों के साथ आम यूक्रेनियों की जिंदगी की भी। ये सही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के सुरक्षा हितों की अपेक्षा करते हुए यूक्रेन को सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा बनाने की अनावश्यकता पहल की, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के आम लोगों के साथ वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जान की परवाह न करें। फिलहाल वह ऐसा ही करते दिख रहे हैं।
और इसलिए पश्चिम के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी निंदा का पात्र बने हुए हैं। खुद भारत ने सुरक्षा परिषद में ये साफ किया कि यूक्रेन में हमला करके रूस ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ जिस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की, वह उसे स्वीकार नहीं। एक ऐसे समय में जब भारत पर यह दबाव बढ़ रहा है कि यूक्रेन संकट पर तटस्थ रहने की अपनी नीति छोड़े, तब उचित यही है कि नई दिल्ली की ओर से मॉस्को को यह संदेश दिया जाए कि वह कुछ समय के लिए ही सही युद्ध विराम के लिए राजी हो, जिससे वहां फंसे भारतीयों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को निकलने का अवसर मिल सके। वास्तव में भारत की युद्ध विराम के साथ ही उसकी भी ठोस पहल करनी चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने को आगे आए। भारत को ऐसी पहल इसीलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की में एक रिक्तता पैदा करती है। भारत को इस रिक्तता की पूर्ति के लिए सक्रिय होना चाहिए। आगे किस कूटनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोचता है, ये तो समय ही बताएगा। इस समाचार के लेखक हैं प्रदीप सिंह जी। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।